अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने इससे पहले सी प्लस प्लस पे प्रोग्रामिंग सीखी थी और वो हमारी फ़र्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो उम्मीद यही करता हूँ मैं कि ये आपकी पहली नहीं बल्कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होंगी। लेकिन हम इस कोर्स को ऐसे ही लेते हुए चलेंगे कि आप लोग को आपकी ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आपने सी प्लस प्लस पहले नहीं पढ़ी है, पाइथन आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम इस कोर्स को वैसे ही लेते हुए चलेंगे। अच्छा, आप लोग को जिनको कोडिंग करनी है सही से, तो वो एक काम कर सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक कर सकते हैं, जिसको इंस्टॉलेशन करने की लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि उस कंपाइलर को डाउनलोड करना कैसे है। जैसे कि आप अगर सी प्लस प्लस करते हो तो सी प्लस प्लस के लिए आप सबसे पहले कौन सा कंपाइलर करते हो, या तो आई कोड ब्लॉक करते हो, या डेव सी करते हो, या और भी कंपाइलर्स होते हैं, प्रायोरिटी इनको दी जाती है, या टर्बो भी होता है। इसी तरीके से जो पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है पाइथन की, वो की जाती है जुपिटर नोटबुक पे। तो आप चाहो तो वो इंस्टॉल कर लो, लेकिन मेरे पास अभी इंस्टॉलेशन की जगह नहीं है, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करूँगा। कोई मसले वाली बात नहीं है। आप ऑफ़लाइन अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर, वरना आप भी मेरी तरह ऑनलाइन कर सकते हो, कोई मसला कुछ भी नहीं है। उसकी डाउनलोड करने के सॉफ्टवेयर की जो भी लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो और उस हिसाब से फिर डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, तो शुरू करते हैं फिर इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इस कोर्स में हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि पाइथन का इंट्रो करेंगे, पाइथन क्या होती है और पाइथन के काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे काम करती है। क्योंकि हमने सी प्लस प्लस में सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन हम मान के यही चलेंगे कि सी नहीं है हमारी पहली लैंग्वेज, हमारी पढ़ने की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी पाइथन है पहले। तो बस हम लोग इसकी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स, टपल्स और लिस्ट के वगैरह में पढ़ेंगे, डेटा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेंगे, और इसके अलावा कंडीशनल एग्जीक्यूशन देखेंगे क्या होती है, काफ़ी कुछ देखेंगे इस कोर्स पे। तो बस इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज से, और रोज़ की इंशाल्लाह एक वीडियो आज से अपलोड होगी, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको पाइथन पढ़ने में, और आपको एक नो हाउ हो जाएगी कि पाइथन होती क्या, कैसे काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को ऑनलाइन, ये जो मेरा ऑनलाइन कंपाइलर, इसका थोड़ा इंटरफेस चेंज लगेगा, और आप जो जुपिटर नोटबुक करोगे, एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक उसका असल नाम है पूरा। तो एनाकोंडा असल में एक सॉफ्टवेयर है, उसका पैकेज है जुपिटर नोटबुक। उसके अंदर और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, स्पाइडर वगैरह सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको काम करना है जुपिटर नोटबुक में, सही। आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे भी काम कर सकते हो, लेकिन विजुअल कोड पे भी काम कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो बेहतर होगा आप इसके ऊपर काम कर लो। तो खैर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर आप लोग ने जिसने सी प्लस प्लस पढ़ी है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसके अंदर आपको पता होगा हम लोग शुरू में लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते थे, हैश इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम, ये सब करने की इसके अंदर कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर उसके अंदर आपको मेरे ख्याल से प्रिंट एफ नहीं, आप मैं उसको अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी थी तो आपको सी आउट लेस देन का साइन देना पड़ता था, सही, ऑपरेंड्स देने पड़ते थे। लेकिन अगर आप पाइथन में काम कर रहे हो तो सी आउट लिखने के लिए जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती थी, इसके अंदर वो काम नहीं करना। प्रिंट करवाने के लिए कुछ भी आप डायरेक्ट चाहो, जो भी आउटपुट पर प्रिंट करवाना चाहते हो आप डायरेक्ट लिख दो, प्रिंट मेरा नाम फैज़ान है, प्रिंट फैज़ान लिख रहा हूँ, सही। तो इसके अंदर प्रिंट करवाने के लिए कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसके अंदर प्रिंट, सही है। इनपुट लेने का क्या कमांड है, ये सब अभी हम लोग कमांड लेना नहीं सीखना है, हम लोग इसका सबसे पहले इंटरफेस देख रहे हैं कि काम कैसे करती है पाइथन। क्योंकि पाइथन बहुत आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसके सामने आपको ये बहुत आसान लगेगी, और इसके अंदर इतनी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं है जितनी उसके अंदर होती है आपकी सी प्लस प्लस में। तो इसके अंदर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी अगर आपको इंक्लूड करवानी है तो आप करवाओ, वरना इसके अंदर वैसे कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से प्री डिफाइन होता है। जैसे प्रिंट, और आप जो ये हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, तो सिर्फ ये चीज़ जो आप लिख रहे हो ये आप अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हो, मतलब जो कोडर बैठा हुआ है, जो कोड कर रहा है, उसने इनपुट अपना ये दिया सिर्फ, बाकी जो पीछे का फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा प्री डिफाइन होता है, उसके अंदर कोई इंक्लूड नहीं करवानी आपको लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने एक फॉर्मेटिंग देख ली कि कैसे होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपल जो मैथ की एक्सप्रेशन की अगर आप लोग बात करते हो, एक्सप्रेशन क्या होती है।
तो मैं बताता हूँ उसको लिख के कि एक्सप्रेशन होती क्या है। जैसे कि आपने लिखा 100, अब 100 आपने लिख दिया, आउटपुट पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया कुछ? इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने प्रिंट पर कोई कमांड ही नहीं दिया उसको। आउटपुट कंपाइल तो कर लिया इसने, इस 100 को कंपाइल कर लिया, सेव हो गया उसके पास ये क्या चीज़ है, लेकिन आउटपुट पे क्या देगा आपको? कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको कमांड ही नहीं दिया प्रिंट करवाने का। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गई, और हर एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो 100 एक्सप्रेशन है, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो 100 एक्सप्रेशन की वैल्यू 100 ही है। ठीक है, यानी कि ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 100 है। और इसकी डेटा टाइप क्या है? तो इसका डेटा टाइप आपको सबको पता होगा कि ये इंटीजर है। ठीक है, सबको पता है इसका डेटा टाइप कि इंटीजर है। सही, ये मैंने प्रिंट करवाया, लेकिन ये प्रिंट होगा नहीं क्योंकि मैंने सिंपल इसका डेटा टाइप खुद से अनाउंस किया है, इसके अंदर मैंने खुद से डिक्लेयर किया है। जबकि पाइथन को ये सब पता होता है। इसके अंदर पाइथन में आपको इंटीजर 100 नहीं लिखना होता जैसे आप C++ में लिखते हो। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग 100 करके नहीं लिखना, क्योंकि पाइथन को ये सब चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड है। अगर आप किसी की चेंज करना चाहते हो, क्या नाम है, आप मैं अगर कहूँ किसी वेरिएबल या किसी भी चीज़ की, किसी भी एक्सप्रेशन की आप डेटा टाइप चेंज करवाना चाहते हो, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से करवाते हो। ठीक है, अभी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 है तो प्री डिफाइंड है कि ये इंटीजर है। सही है, इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 3.142। तो ये क्या है? ये है आपका फ्लोट नंबर है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये पाइथन को पहले से ही पता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं एक कोड हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रिंट 3.2 और प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आता है? एग्जैक्ट यही चीज़ लिखी जाएगी जो अंदर लिखी हुई है। सही, अगर प्रिंट 3.2 लिखा है तो 3.2 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट पे। अगर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमास लगा दूँ तो अब भी हमारे पास 3.2 ही प्रिंट होगा। लेकिन इस वाले 3.2 और जो पहले प्रिंट हुआ था 3.2, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में इतना फ़र्क है कि अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास आपने लगा दिए, सही है, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा और ओपन इन्वर्टेड कॉमास, तो उसके बीच में जो चीज़ लिखी जा रही है, अगर ये जो चीज़ लिखी जा रही है ये फिर स्ट्रिंग बन जाएगी, ये फिर इंटीजर नहीं रहेगा ये। अब अगर मैं ये हटा देता हूँ ना इन्वर्टेड कॉमास, अब मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ तो आउटपुट सेम रहेगा। लेकिन अब इसके अंदर आप कुछ एडिशन नहीं एडिशन करवा सकते हो। जैसे कि अगर मैं 3.2 मैं फॉर आसानी के लिए फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 3+2, तो हमारे पास 5 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देता हूँ तो अब ये प्रिंट नहीं होगा, एरर देगा। सही है, क्योंकि वो बोल रहा है स्ट्रिंग से आप इंटीजर में स्ट्रिंग को आप इंटीजर में ऐड करवाना चाह रहे हो, तो ये ऐसा ऐड नहीं हो सकता। सही है, बात समझ आई मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपने स्ट्रिंग को इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे अगर आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हो। उसी तरीके से ये पूरा जो कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। ठीक है, सिंपल है, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। प्रिंट करवाना है आउटपुट पे तो ये कमांड यूज़ होगा। इसके अलावा कोई लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन और वो पैरेंथेसिस लगाते थे C++ में, वो सारा काम नहीं करना इसके अंदर डायरेक्ट जैसे इनफॉर्मल होकर काम करते हैं ना वो होगा। फॉर्मली काम C++ में होता था। ठीक है, इसके अलावा अब एक MCQ है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है कि व्हाट अपीयर्स इन द आउटपुट विंडो व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। वो बोल रहा है कि अगर ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो आप ज़रा वीडियो पॉज करो और ख़ुद से सोचो कि इसका आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें। तो ऊपर जैसे हमने देखा कि अगर इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा? B आएगा। सॉरी इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट नहीं होते, गलती हो गई। इन्वर्टेड कॉमास तो ये साथ में प्रिंट नहीं होंगे ना, तो इसको भूल जाओ। आप सिर्फ अंदर प्रिंट होगा ना, ये चीज़ देखी जाएगी। तो ये C इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, कि वो यही कह रहा है कि द प्रिंटेड रिप्रेजेंटेशन ओमिट्स द कोटेशन मार्क। सही, यानी कि अगर मैं इसके बीच से ये चीज़ हटा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो जो बाकी चीज़ बचती है वो उसका लिखने का फॉर्मेट है। आउटपुट पे आप जो पाइथन में लिखवाना चाहते हो ना, ये इसका फॉर्मेट है। सही, ये तो आपने C++ में भी ऐसा पढ़ा होगा कि C आउट लेस देन साइन, और फिर जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप कोटेशंस में लिखते हो वो सिर्फ आपका आउटपुट होता है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे आप कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, इसको हम रन करवा के देखते हैं।
तो आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है, पहले लिखा है 20 + 32, सही है। आउटपुट पे हमें सिर्फ 12 दिख रहा है, सही है। अब देखते हैं 12 क्यों मिल रहा है, तो 12 हमें सिर्फ इसकी वजह से मिल रहा है, प्रिंट 7 + 5, तो इसकी वजह से हमें सिर्फ 12 मिल रहा है। बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये वर्क तो हो रही हैं, मतलब ये पीछे कंपाइलर इसको कंपाइल ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा। क्यों, हमने प्रिंट का कमांड ही नहीं दिया। अब मैं यहाँ प्रिंट का कमांड अगर लिख देता हूँ तो अब आपके पास क्या जवाब आएगा, अब 52 आ गया ना, क्योंकि पीछे प्रिंट का कमांड दे दिया मैंने, तो इसी वजह से अब उसने उसको उस चीज़ को प्रिंट कर दिया। अब मैं इन दोनों के पीछे भी प्रिंट का कमांड लगा दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे आप प्रिंट की जगह कैपिटल P नहीं लिख सकते, स्मॉल p की जगह, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि हर किसी की, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, सही। तो ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है। इसी के अलावा अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब देखो आप, हर किसी का कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, सही। हर किसी का कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, प्रिंट 9 / 5, फिर 5 / 9। आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रही प्रोग्रामिंग। मतलब मैं इसको नहीं बता सकता ना 9 / 5 क्या हो रहा है। 9 / 5 सिंपल मैथ्स वाला 9 / 5 हो रहा है, इसका भी मतलब वही सिंपल 5 / 9 सिंपल मैथ्स वाला। इसका क्या मतलब है, डबल बैकस्लैश का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसका मतलब हो गया जैसे कि 9 डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 5 × 5, 4 बचा। तो जो ये रिमाइंडर बचा है ना, ये रिमाइंडर यहाँ पे शो नहीं होगा, सही। इस साइन का मतलब है कि रिमाइंडर को इग्नोर कर देता है, इस चीज़ को ये इग्नोर कर देगा इस साइन की वजह से, डबल बैकस्लैश की वजह से, सही है। तो डबल बैकस्लैश का मतलब होता है रिमाइंडर गायब हो गया, रिमाइंडर नहीं आएगा, अब सिर्फ होल नंबर आएगा उसकी जगह, बस। इसका और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये चीज़ जैसे आप यहाँ पढ़ो कि ये ऑपरेटर का मतलब ये कह रहे हैं कि, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं डबल बैकस्लैश, तो ये देगा तो आपको एक होल नंबर देगा, लेकिन वो भी फ्लोटिंग पॉइंट होगा, मतलब उसकी डेटा टाइप आपकी फ्लोटिंग पॉइंट होगी। जैसे कि अगर वो कह रहा है कि 7 / 3, 7 / 3 वो कह रहे हैं 2 जवाब आ रहा है, सही। बाकी जो रिमाइंडर बचा उसने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन अभी भी इसका जो जवाब आया है उसका डेटा टाइप, आंसर का डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन करवा के देख लेते हैं। देखिए 7 / 3 जवाब आ रहा है 2.33, और जब प्रिंट 7 / 3 रखा है तो आपके पास जवाब आया 2.0, यानी कि उसने राउंड ऑफ कर दिया करीब से करीब नंबर के करीब, मतलब जैसे कि जितना करीब जो उसके नंबर करीब होगा ना वो उसकी तरफ राउंड ऑफ कर देगा, सही। राउंड ऑफ सिर्फ आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ, असल में वो राउंड ऑफ नहीं करता, वो सिर्फ रिमाइंडर को इग्नोर कर रहा है, जैसे मैंने आपको समझा दिया ऊपर। अच्छा, अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, जो भी मैं इसको करके दिखा देता हूँ। जैसे 7 / 3, तो 2 आपका जो ऊपर क्वोशंट होता है वो हो गया, और जो रिमाइंडर बचा वो मॉड्यूलस के साइन के ज़रिए लिखा जाता है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि 7, 3, 3 × 2 = 6, और नीचे रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 जो शो होगा आउटपुट पे प्रिंट करवाएंगे, जो 1 हमें आउटपुट पे दिखाना है वो मॉड्यूलस का साइन दिखाएगा, ठीक है, ये वाला साइन परसेंटेज का साइन दिखाएगा। और जो ये चीज़ दिखाएगा हमें आउटपुट पे, ये चीज़ ये हमें कौन दिखाएगा, डबल बैकस्लैश का साइन, सही। समझ आई बात आपको, क्या मैंने कोरिलेशन किया इसके अंदर, क्या किस चीज़ को किससे रिलेट किया, समझ आ गई होगी मेरी बात। कि अगर हमें ये वैल्यू प्रिंट करवानी है 2 वाली, तो हमें कौन सा साइन यूज़ करना है, डबल बैकस्लैश का, ठीक है, ये वाला। और अगर हमें ये मॉड्यूलस का साइन हमें रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर प्रिंट करवाना है, तो ये किससे होगा, मॉड्यूलस के साइन से, सही, ये लिखा हुआ। तो ये ऐसे होता है काम करने का, आपको तरीका पता चलेगा। कुछ साइंस वगैरह भी स्टार्टिंग में तो यही से आसान सी चीज़ें लेके चलेंगे। अच्छा, आप एक MCQ है, 18 / 4 क्या जवाब होगा आपके पास, कैलकुलेटर से करके देख लो, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 4.5 ही होगा इसका।
सही है, ठीक है, क्योंकि 18/4 लिखा है, डबल बैक स्लैश होता तो आप क्या लिखते, सिंपल सी इसका जवाब होता, ठीक है। लेकिन अभी सी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मॉड्यूलस सॉरी बैक स्लैश डबल बैक स्लैश नहीं है। इसके अलावा व्हाट वैल्यू इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, तो 18/4 सॉरी मॉड्यूलस, तो इसका जवाब क्या होगा आपके पास, सोचो ज़रा। 4.0 होगा ना, क्योंकि अभी ऊपर बात हुई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है ये, ठीक है। हमेशा आउटपुट पे जो जवाब देगा वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा, सही है। अगर सवाल में आपने दिया हुआ, ये देखो सवाल में नहीं भी दिया हुआ तो उसका जवाब आपको फ्लोटिंग पॉइंट में ही देगा, जो उसका जवाब होगा उसकी डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट ही होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल है कि व्हाट वैल्यू इज प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स, तो 18 मॉड्यूलस 4, अगर आप इसको प्रिंट करवाते हो तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, तो 18 4 4 4 तो 16 होता है, कितना रिमाइंडर बचा आपके पास, 2 बचा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो देख लेते अभी, ठीक है। 2 क्यों जवाब हो, क्योंकि मॉड्यूलस का साइन यूज़ हुआ है। मॉड्यूलस का साइन क्या होता है, आपको रिमाइंडर बताता है, ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो हम लोग इसी को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल बेसिक्स वगैरह थी, तो ये मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया, इससे ज़्यादा अभी आप इसको देखो, इसको 1-2 दफ़ा देखो वीडियो को, इतना मुश्किल नहीं है, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपने C++ पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो 1-2 दफ़ा रिपीट कर लो वीडियो, तो ये सब चीज़ें आप एक दफ़ा देख लोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हो, वरना मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आज की वीडियो इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।